वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस। तो जो आज आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ वो हमारा जो लास्ट टाइम जो हमने चैप्टर शुरू किया था लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, उसका पार्ट 2 है। फर्स्ट पार्ट में हमने रिफ्लेक्शन के बारे में देखा था और ये वाले पार्ट में हम रिफ्रैक्शन के बारे में देख रहे हैं। अब रिफ्लेक्शन वाला जो पार्ट था उसमें मैंने आपको इमेज फॉर्मेशन सिखाया था। तब मैंने आपको बता दिया था कि इमेज फॉर्मेशन जो है उसके साथ साथ आप लेंस का भी कैसे कर सकते हो। तो अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा हो तो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहां से आप वो देख सकते हो। अब शुरू करते हैं हमारा रिफ्रैक्शन वाला टॉपिक। रिफ्रैक्शन वाले टॉपिक में मेनली दो टाइप के रिफ्रैक्शन होते हैं, ये यहाँ पे समझना बहुत ही जरूरी है। तो यहाँ पे कौन से दो टाइप के रिफ्रैक्शन होते हैं, तो सबसे पहले आप मीडियम समझ लो कि अगर लाइट रेयर से डेंसर मीडियम में ट्रैवल करती है, क्योंकि रिफ्लेक्शन तो आप लोग को पार्ट 1 देख के है ना, तो आप लोग को पता होगा कि रिफ्लेक्शन मतलब कि एक सरफेस से स्ट्राइक होके वही मीडियम में वापस जाता है लाइट, जबकि रिफ्रैक्शन में वो मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट ट्रैवल कर जाती है। तो दो मीडियम आते हैं, ठीक है, जिसमें से एक मीडियम जो है वो कैसा होगा, उसका पतला, वो उसको रेयर बोलेंगे। सबसे पतला मीडियम कौन सा है, एयर, और डेंसर मीडियम के उससे गाढ़ा मीडियम, ठीक है, जैसे कि ग्लास है, वाटर है, कैरोसिन, कुछ भी, ठीक है। तो उससे जो डेंसर होगा वैसे, तो जब रेयर से डेंसर मीडियम में लाइट जाती है तो ओरिजिनल ऐसे पाथ उसका जाना चाहिए, उसकी जगह पे उसका जो स्पीड कम हो जाता है। इसलिए इसमें ऐसा बोल सकते हैं, व्हेन लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम इट बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल, ठीक है। नॉर्मल मतलब जो हम इमेजिंग करते हैं 90 डिग्री सरफेस से, वो ऊपर भी नीचे भी, तो इट बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल। और उसका उल्टा सेकंड, व्हेन लाइट ट्रैवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर, मतलब मोटे से पतले मीडियम में आ रहे हैं, तो लाइट व्हेन ट्रैवल्स फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम इट बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है, ये नॉर्मल से अवे बेंड करता है। ओके, समझ गए। अब यहाँ पे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन देख लेते हैं हम। जैसे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन था, उसमें एक लॉ मैंने बोला था लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में भी कॉमन आएगा, वो ये वाला, इंसिडेंट रे, उसमें रिफ्लेक्टेड था, यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल एंड नॉर्मल टू द सरफेस, ऑल थ्री लाई इन द सेम प्लेन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, ये भी लिखना जरूरी है साथ में, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। जो सेकेंड लॉ है उसमें क्या था कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा इक्वल रहते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे ऐसा है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है और एंगल ऑफ जो रिफ्रैक्शन है हमारा, ठीक है, थीटा आई और थीटा आर, यहाँ पे भी ऐसे समझो कि ये थीटा आई और ये थीटा आर, तो उनका जो साइन का रेशियो होता है, साइन मतलब ट्रिग्नोमेट्री वाला अपना साइन जो अपने आता है ना मैथ्स में, ट्रिग्नोमेट्री वो वाला साइन, तो द एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ साइन एंड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ साइन, द रेशियो ऑफ बोथ आर कांस्टेंट, उसको स्नेल्स लॉ भी बोला जाता है। क्या, इसको स्नेल्स लॉ भी बोला जाता है। और ये जो कांस्टेंट है उसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी हम कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हर एक मीडियम का जब हम ऐसे रेशियो निकालेंगे अलग अलग मीडियम का, तो उसका वो एक कांस्टेंट वैल्यू निकलता है, उसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। ये यूनिट लेस है, क्यों यूनिट लेस है, क्योंकि इसमें ना दोनों स्पीड का रेशियो लिया जाता है। अब जब सेम आप यूनिट के रेशियो निकालते हो ना, तो दोनों की यूनिट कट हो जाएगी, जैसे इसकी स्पीड का मीटर पर सेकेंड, इसकी स्पीड का मीटर पर सेकेंड, कैंसल, तो सिर्फ ये यूनिट लेस हो जाएगा, इसकी सिर्फ वैल्यू मिलेगी आपको। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब क्या होता है, उसका फॉर्मूला एन इक्वल टू सी अपॉन वी। सी मतलब होता है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, वी मतलब होता है स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर जो कि सबसे हाईएस्ट है, इससे ज़्यादा तक अभी तक कोई चीज़ फाइंड नहीं हुई कि इससे ज़्यादा स्पीड हो, उसकी वैल्यू है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है, इतनी वैल्यू है, एक सेकेंड में ये इतने मीटर कवर कर लेगी स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, सबसे ज़्यादा वहाँ पे होगी। और जिस मीडियम की हम बात कर रहे हैं, वाटर, ग्लास, जो भी दूसरा मीडियम, उसका हम नीचे रखेंगे, ठीक है, तो इससे आपको मिलेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको एक ऐसे सिंबॉलिकल फॉर्म में भी लिखा जाता है N12, मतलब क्या हुआ कि जो 2 पीछे है ना, तो उसका मतलब यहाँ पे ऊपर लेना है इसको, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, और यहाँ पे जो पहले लिखते हैं उसको नीचे लिखना है, ये याद रखना, जो बाद में लिखते वो ऊपर, जो पहले लिखते वो नीचे। ओके, अब यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आप समझाने जा रहा हूँ आपको। इसको लेटरल शिफ्ट भी बोला जा सकता है ये जो टॉपिक को, या फिर रिफ्रैक्शन थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, ऐसा भी आ सकता है क्वेश्चन इसमें। तो रिफ्रैक्शन थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, ये समझ लो एक ग्लास स्लैब है, और इसमें से जो रिफ्रैक्शन होगा उसके बाद हम जो फाइंड करेंगे उसको हम लेटरल शिफ्ट, लेटरल शिफ्ट में यहाँ पे आपको दिखाई दूँ, ये है लेटरल शिफ्ट। तो लेटरल शिफ्ट का मतलब क्या, पहले ये समझाता हूँ, फिर आपको इसका डेरिवेशन भी बताऊँ, डेरिवेशन एक्स्ट्रा है पर ज़रूरी है समझना। तो समझो कि ये लाइट रे आ रही है कोई,
ये रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है, जैसे पेपर वेट जैसा होता है वो, उसमें जैसे समझो कि लेजर लाइट मैंने लगाई, अब उसका ओरिजिनल पाथ ये है, ये पाथ में निकलनी चाहिए, पर होता क्या है, रिफ्रैक्शन होता है। जैसे हमने समझा यहाँ पे कि फिर से ये देखो यहाँ पे कॉन्सेप्ट काम आएगा, रेयर से डेंसर में आता है तो लाइट नॉर्मल के टुवर्ड्स बेंड होती है। एयर और ग्लास में रेयर कौन, एयर रेयर से डेंसर में आया, ठीक है, ग्लास डेंसर है, तो लाइट जो है यहाँ की जगह ऐसे नॉर्मल के टुवर्ड्स बेंड हो गई, देखो एयर जानी चाहिए उसके साथ। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आया यहाँ से, ठीक है। फिर ये लाइट यहाँ जाएगी जाएगी जाएगी, फिर यहाँ से जब बाहर आएगी तब क्या होगा, अब डेंसर से रेयर मीडियम में जा रही है, क्योंकि वापस वो एयर में आ गई, तो डेंसर से रेयर मीडियम में आ रही है, तो डेंसर से रेयर मीडियम में आती तब लाइट क्या होती है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो वैसे देखो यहाँ से ऐसे निकलनी चाहिए ये जगह से ऐसे, पर ये थोड़ी ऐसे हो रही है ना। तो इस दोनों को यहाँ पे हम समझ लेते हैं। अब यहाँ से एक्चुअली पाथ ये होना चाहिए, जबकि ये 2 बार रिफ्रेक्ट होकर यहाँ से निकल रही है, तो ये जो लाइट के पाथ में जो शिफ्ट आया इसको हम बोलते हैं लेटरल शिफ्ट। तो लेटरल शिफ्ट टर्म क्या है वो आपको समझ में आ गया, ये ड्रॉ करना है कैसे और थोड़ा ये समझाना है ये दोनों कॉन्सेप्ट को। इसका आंसर इतना लिख सकते हो, पर एक डेरिवेशन भी मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, जो हम यहाँ पे समझे ना, ये N12 और ये रिफ्रेक्टिव इंडेक्स, उसका यूज़ करके मैं आपको बता रहा हूँ। साथ में आपको ये बता दूँ कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम होता ही है एक्चुअली ऊपर, और हम अगर ये इसकी एयर के मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें, ठीक है, तो हमेशा वो 1 ही आएगा, क्योंकि उसकी और वैक्यूम एयर में और वैक्यूम में लाइट की स्पीड सेम ही रहेगी। तो हम जैसे यहाँ पे वैक्यूम और एयर ले लेंगे तो 1 आएगा, सेम टू सेम स्पीड आएगी, इसलिए इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है। तो अब यहाँ पे देखो क्या होगा, बाय स्नेल्स लॉ, आपको ये कॉन्सेप्ट से सिखा रहा हूँ पहले। यहाँ पे N1 है तो इसलिए यहाँ पे 2 लिया मैंने, N1 अपॉन N2 इक्वल टू साइन थीटा 2 अपॉन साइन थीटा 1। ओके, अब यहाँ पे देखो N1 की जगह पे 1 आएगा, क्या आएगा 1, क्यों, क्योंकि एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है। N2 की वैल्यू अभी हम नहीं लेते, वो भी मुझे पता है, आपके बुक में भी एक टेबल में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी है, पर अभी हम N2 ही रखते हैं। और यहाँ पे साइन थीटा 2 और साइन थीटा 1, तो बेसिकली ऐसा होगा साइन थीटा 1 इक्वल टू N2 साइन थीटा 2, इसको दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, बाद में इसका हम यूज़ करेंगे। दूसरा, जैसे यहाँ पे हमने लगाया वैसे यहाँ पे भी लगा सकते हैं। इसको अब लगाने का और एक इजी ट्रिक बताता हूँ, इसमें ये तो मैंने ये फॉर्मूला के हिसाब से बताया, नहीं तो एक इजी ट्रिक ऐसे आप ऐसे लगाओ, N1 साइन थीटा 1 इक्वल टू N2 साइन थीटा 2, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करते तो हो जाता है। यहाँ पे अब ऐसे लगाइए हम N2 थीटा 3, तो N2 साइन थीटा 3 इक्वल टू N3 साइन थीटा 4। अब देखो यहाँ पे N3 की जगह पे भी 1 आएगा, क्योंकि वो भी एयर है, ठीक है, तो इसलिए N2 साइन थीटा 3 इक्वल टू 1 इंटू साइन थीटा 4। ओके, अब यहाँ पे करेंगे क्या हम, यहाँ पे ध्यान से बता रहा हूँ, ध्यान, ये वाला स्टेप अब जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, अब देखना क्या करने जा रहा हूँ। यहाँ पे पहले तो इसको लिख देते हैं N2 साइन थीटा 3 इक्वल टू साइन थीटा 4। अब आप लोग को मैथ्स थोड़ा बहुत यहाँ पे अप्लाई करना है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल याद है, देखो समझो ये एन जो है ना, एन ये नॉर्मल वाली लाइन, ये पूरी मतलब यहाँ से ये और ये वाली नॉर्मल वाली लाइन, ये दो के बीच में देखो जेड बन रहा है, यहाँ पे देखो ध्यान से दिखा जेड, ठीक है, दो पैरेलल लाइन के बीच में जब ऐसे जेड बनता है उसको, उसमें जो एंगल्स होते हैं वो सेम होते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे उसकी वजह से ये एक्चुअली ये थीटा 2 है, तो ये थीटा 2, ये जेड का अंदर का एंगल ये थीटा 2 और ये एंगल थीटा 3, ये दोनों सेम हो गए, थीटा 2 इक्वल टू थीटा 3। समझ में आया, थीटा 2 और थीटा 3 क्यों सेम हो गए, फिर से यहाँ पे बता रहा हूँ, थीटा 2 और थीटा 3 सेम हो गए, रीज़न क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब जब थीटा 2 और थीटा 3 सेम है तो मैं यहाँ पे थीटा 3 जो है उसकी जगह पे थीटा 2 लिख सकता हूँ ना, तो यहाँ पे मैं N2 साइन थीटा 2 इक्वल टू साइन थीटा 4 लूँगा। अब N2 साइन थीटा 2 की जगह पे हम 1 पे से साइन थीटा 1 लिख सकते हैं, ठीक है, दोनों तरफ साइन साइन कैंसिल, तो थीटा 1 इक्वल टू थीटा 4। ये हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट आया
क्या है कि जब ऐसे रिफ्रैक्शन होता है ना 2 बार, ठीक है, तो यहाँ पे जो ये तो इंसिडेंट एंगल, पर यहाँ पे 2 बार ऐसे रिफ्रैक्ट होकर निकलता है ना, इसको एंगल ऑफ इमर्जेंस बोलते हैं। तो ये एंगल ऑफ इमर्जेंस और एंगल ऑफ इंसिडेंस ये सेम होता है। रिफ्रैक्शन में एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन सेम नहीं होते, जैसे उसमें रिफ्लेक्शन में होता था, रिफ्लेक्शन एल, रिफ्लेक्शन में एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्लेक्शन सेम होते थे। यहाँ पे रिफ्रैक्शन में ऐसा नहीं होता, पर यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंस वो 2 सेम होते हैं। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट था, इसलिए आपको डिराइव करके बताया। आपके बुक में नहीं छाप के दिया, तो अगर आपको याद नहीं करना है तो कोई टेंशन नहीं, एक बार नोट डाउन करके रखना, हायर स्टडीज में आपको काम लगेगा। यहाँ पे अब बात करते हैं कि जो हम रिफ्रैक्शन कर सकते हैं, तो मेनली 2 उसमें स्फेरिकल है, कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस। तो जो कॉन्वेक्स लेंस है उसको कन्वर्जिंग लेंस भी बोला जाता है, कॉन्केव लेंस को डाइवर्जिंग लेंस भी बोला जाता है। इसमें इसलिए ऐसा बोला जाता है कि ये जो है ना कन्वर्जिंग मतलब क्या, ये आगे जो भी 2 लाइट रेस होगी उनको क्या करेगा, ये मर्ज करेगा, और ये जो है उनको ये क्या करेगा, ऐसे स्प्रेड करेगा। तो इस हिसाब से ये डाइवर्ज करता है, ये कन्वर्ज करता है, तो इस हिसाब से इनके नाम है। अब इनके जो इमेज फॉर्मेशन की बात है, मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताई कि इनकी इमेज फॉर्मेशन मैंने यहाँ पे इसलिए शो नहीं की है क्योंकि पार्ट 1 में जब मैंने मिरर का समझाया था तभी मैंने समझा था कि क्या चेंज करना है। मिरर के कॉन्केव मिरर के चेंज करके आप कॉन्वेक्स लेंस का ला सकते हो, और कॉन्वेक्स मिरर में थोड़ा चेंज करके क्या कॉन्केव लेंस का ला सकते हो। तो इमेज फॉर्मेशन उसमें से आप देख सकते हो वापस। ओके, पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस मतलब क्या होता है कि फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल जो है, पावर ऑफ लेंस मतलब क्या होता है, फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल। तो फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल, फोकल लेंथ क्या है हम वापस याद कर लेते हैं। फोकल लेंथ मतलब कि जैसे लेंस है उसमें यहाँ पे जो होता है वो जो पास द प्रिंसिपल एक्सिस, ये ऑप्टिकल सेंटर, यहाँ पे फोकल लेंथ, और यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर की जगह पे हम ऐसे लिखेंगे, यहाँ पे F2 लिखेंगे, और यहाँ पे 2F1 और 2F2 क्योंकि दोनों साइड होते हैं। तो यहाँ पे लेंस में इतना फ़र्क होता है लिखने में, ठीक है। और यहाँ पे जो F1 हमने लिखा इतना डिस्टेंस है वो फोकल लेंथ, तो उसका रेसिप्रोकल होता है पावर ऑफ लेंस। इसका यूनिट जो है डायोप्टर है, और डायोप्टर जो है इसका यूनिट D। इसमें आपको मीटर इनवर्स भी बोल सकते हैं इसके ऐसा यूनिट के हिसाब से, क्योंकि फोकल लेंथ का यहाँ पे यूनिट हमें मीटर समझना है और 1/f है, तो इसका यूनिट मीटर इनवर्स भी हो सकता है। यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ ये याद रखनी कि कॉन्केव लेंस जो है ये लेंस के लिए ही है, तो पावर ऑफ, सीधी बात है, तो कॉन्केव लेंस के लिए नेगेटिव होता है, कॉन्वेक्स लेंस के लिए पावर ऑफ लेंस पॉजिटिव होता है, ठीक है। इसका जो ज़्यादा डिटेल है कि ये माइनस प्लस और दूसरी चीज़ें, वो सब हम थर्ड पार्ट जो आपका आएगा जिसमें न्यूमेरिकल सेक्शन पूरा मैं बताऊंगा और उसके कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ, उसमें आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अभी इतना याद रखना, और ये जो भी एक बार पूरा आपको दिखा दे रहा हूँ, ये पूरा आप अच्छी तरह से देख लीजिए कि आज हम जो भी टॉपिक समझे हैं इसको आपको अच्छी तरह से नोट डाउन कर लेना है और याद भी। ओके, चलो तो जल्दी ही मिलते हैं थर्ड पार्ट के साथ। टिल देन बाय बाय।